हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है अपने को, एंड दैट टू स्पेसिफिकली बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इसके एंट्री स्लाइड के ऊपर। ये रहेगा इसका एंट्री स्लाइड, जहां पर रिफ्लेक्शन की ना डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। तो क्या है कि रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जरा गौर करते हुए चलेंगे। यहां पे जरा फोकस करें आप। लाइट रेज आ रही हैं, ये अपने पास प्लेन मिरर था, ठीक है। तो जब प्लेन मिरर यहाँ पे लिखा गया है ना, तो प्लेन मिरर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही। अगर प्लेन मिरर लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लेन मिरर क्या है अपने पास में सर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्लेन मिरर अपने पास में क्या है सर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्लेन मिरर पे आकर के एक लाइट जो है ना वो स्ट्राइक कर गई है। तो जो लाइट स्ट्राइक कर गई है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट स्ट्राइक कर गई है इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब लाइट यहाँ पे टकराएगी ना, तो उसके बाद क्या होता है कि दिस इज बेसिकली अननॉर्मल, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ पे बना के रखी है ना, इसको अपन कहते हैं नॉर्मल। बोलो हाँ कि ना। ये जो लाइन हमने यहाँ पर बना करके रखी है इसको अपन कहते हैं नॉर्मल। उसके बाद इंसिडेंट रे टकरा गई, टकराने के बाद लाइट रेज ऐसे निकल जाएगी, इसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये वाला पूरा फंडा क्लियर है। तो ये अपने पास हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये अपने पास क्या हो जाएगा सर? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देख मजे की बात क्या होती है यहाँ पे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे अपन कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस सर, आगे बात समझ में। तो लाइट का आप अगर चेक करें तो पाथ तो चेंज हो चुका है। कैसे भाई? लाइट आ रही थी पहले ऐसे करके, जा रही है फिर ऐसे करके, तो मतलब लाइट का जो पाथ है ना दैट इज एब्सोल्युटली चेंज्ड, ठीक है। लाइट का जो पाथ है ना सर, वो तो एब्सोल्युटली लाइट का पाथ तो चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्या लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है? नहीं सर, लाइट के मीडियम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लाइट कौन से मीडियम से आई थी सर? एयर से आ रही थी। और टकराने के बाद लाइट कौन से मीडियम में चली गई सर? एयर में ही चली गई है, ठीक है। तो लाइट आई थी एयर से, लाइट चली गई एयर के अंदर। तो यहां पे दरअसल किसी भी तरह का चेंज इन मीडियम आपको देखने को नहीं मिलता है। आई बात समझ? यस सर, आ गई, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे सर कि रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना of change in the path of light without any change in the medium, ठीक है। Reflection is defined as the phenomena of change in the path of light without any change in the medium। मीडियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लाइट के पाथ में चेंजेस आ गए हैं, तो इसको अपन कहते हैं phenomena of reflection। और इसी को ना कई दफा bouncing back of light into the same medium भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको भी एक बार लिख के रख देता हूं कि reflection is also defined as reflection is also defined reflection is also defined as the phenomena reflection is also defined as the phenomena reflection is also defined as the phenomena of bouncing back of light reflection is also defined as the phenomena of bouncing back of light into the same medium। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है पक्का। तो एक बार एक काम करें आप, रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इंसिडेंट रे जो है ना वो सच की लाइट रेज है, रियल में लाइट रेज है। रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो भी रियल लाइट रेज है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल है ना वो हमने बना करके रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल जो है ना वो हमारा कंस्ट्रक्शन है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सर किसके परपेंडिकुलर? तो जो नॉर्मल है ना दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, नथिंग एल्स। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है सर, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख के रख दिया सर कि जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ना तो देखो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी के साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इतनी आरामदायक बात थी, क्या आपको ये समझ में आ गई? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के ना मतलब मैं चाहूंगा कि मैं डायग्राम खुद से बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि ये अपने पास में एक प्लेन मिरर है, तो ऊपर वाला इसका होगा रिफ्लेक्टिव सरफेस, और जहां पे मैं ये ऐसे लाइंस बना रहा हूं ना तो ये है इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर कि यहाँ पे एक लाइट आकर के बाकायदा पूरे ऐसे स्ट्राइक करती है। ठीक है, और टकराने के बाद क्या होता है ना सर कि ये जो लाइट आकर के स्ट्राइक करी है ना इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो लाइट यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करी है ना सर इसे कहा जाता है व्हाट? इसे कहा जाता है सर इंसिडेंट रे। इसे कहा जाता है सर व्हाट? इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। उसके बाद यहाँ पे आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर आप प्लॉट कर देंगे एक नॉर्मल। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात बिल्कुल सही है। नॉर्मल क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन है, ये इमेजिनरी लाइन है, तो इसको अपन बनाते हैं ब्रोकन लाइन से। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द नॉर्मल। इसको अपन ने बनाया ब्रोकन लाइन से, एंड दिस इज बेसिकली द नॉर्मल। ठीक है, तो अब हुआ क्या, इंसिडेंट रे टकरा गई, उसके बाद टकराने के बाद जो लाइट रेज है ना वो ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, जरा गौर करते हुए चलेगा, लाइट रेज फिर ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, बोलो आ गई पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है। तो यहां से आ रही थी इंसिडेंट रे और टकरा करके जो लाइट रेज वहां पे जा रही है ना इसको अपन कहते हैं क्या सर? इसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बोलो हाँ कि ना? यस सर, तो इंसिडेंट रे तो हो चुका है, इसको अपन कहते हैं क्या सर? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देख क्या होता है ना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे कहा जाता है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद यहाँ पे आप जरा गौर फरमाएंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाती है ना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर दो पॉइंट प्लेस किए जाते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पे आपके सामने ना कुल मिलाकर के दो पॉइंट्स प्लेस किए जाते हैं। ठीक है सर, क्या होते हैं वो दो जानदार शानदार पॉइंट? तो सर पहला वाला पॉइंट ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एकदम बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वो एकदम बराबर होनी चाहिए। तो अपन क्या बोलते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is exactly equal to the angle of incidence is exactly equal to the angle of incidence is exactly equal to the angle of reflection. ठीक है, the angle of incidence is exactly equal to the angle of reflection. ठीक है, पहला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, पहला वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब अपन आते हैं दूसरे वाले फंडे के ऊपर। ठीक है सर, दूसरा वाला फंडा क्या होता है? सर दूसरा वाला फंडा ये होता है कि जरा गौर करते हुए चलेगा और बहुत ही शानदार तरह से गौर करते हुए चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ना ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे एकदम इस स्मार्ट बोर्ड में चिपक के चल रहा है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे स्मार्ट बोर्ड से बाहर उखड़ के आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ना सेकंड पॉइंट जो होता है ना उसमें ये लिखना पड़ता है कि द इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे हो गया और फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया एंड द नॉर्मल हो गया, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, सबके सब सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन,
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर। तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये वाला पूरा फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके सामने पूरा लिख के रख दिया है मैंने। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा तो क्लियर हो चुका है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, चलें सर निपटाया जाए इसको। ओके बढ़िया, चलिए तो यहाँ पे इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। चलें क्लियर करें इसको। अब उसके बाद फिर अपन आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ना मैं बार बार एक बार आपसे चाहूंगा कि आप यहीं से रेफर करें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंसिडेंट रे आ गई, उसके बाद जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं ना उसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन प्लॉट करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है जो कि प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर है इसलिए नाम देके रखा है उसका नॉर्मल। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लिख के रखा हुआ है सर यहाँ पे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोला है सर यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, क्या बोल के रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी आरामदायक बात थी। ठीक है सर, ये वाला फंडा क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, यस सर। तो इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal all lie in the same plane, they all lie in the same plane। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया? यस सर। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है सर। उसके बाद फिर अपन आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर पे। यहां पे आता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मिरर्स को बेसिकली क्लासिफाई करा गया है दो तरह से, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। उसके बाद प्लेन मिरर्स के अंदर कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, और स्फेरिकल मिरर्स को दो तरह से फर्दर क्लासिफाई करा गया है, विच इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा मैं क्या चाहूंगा ना, मेमोरी अपनी थोड़ी सी ट्राई करो कि फोटोग्राफिक बने जहां तक लेंसेज ऑफ मिरर का सवाल है। ठीक है, मतलब मैं जैसे ही तुम्हारे सामने नाम लेता हूं ना कॉनकेव मिरर का, तो तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे सामने नाम लूं कॉनकेव मिरर का, तुम्हारे दिमाग में ये बन जाना चाहिए। ठीक है, ये बन जाना चाहिए कि हाँ सर ये अपने पास कॉनकेव मिरर है। जैसे मैं नाम लूं कॉन्वेक्स मिरर का, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा कि हाँ सर ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सेस होती है, और ये होता है इसका नॉन रिफ्लेक्टिव साइड। बोलो हाँ कि ना, आया समझ? तो बस ये अपने को चाहिए। ठीक है, अब जरा देख लें यहाँ पे क्या क्या चीजें लिख के रखी हुई हैं। तो मिरर्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, मिरर्स जो होते हैं ना, मिरर्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर रिफ्लेक्टिव सरफेस। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होती हैं फॉर रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, मिरर्स को बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई करके रखा हुआ है। मिरर्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू टाइप्स। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है सर? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो मिरर्स का क्लासिफिकेशन दो तरह से कर दिया गया है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। मैं बता दूं, प्लेन मिरर का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर का है। याद रखें, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ही है स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, मैं पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख के रखा हुआ है कि प्लेन मिरर में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। स्फेरिकल मिरर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं सर? कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो इन दो तरह से क्लासिफाई करके रखा हुआ है मिरर्स को। मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बकायदा एक एक चीज मैं तरीके से आपके सामने क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, बताओ ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलें निपटाएं इसको। ओके सर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आने से पहले, ठीक है, मैं आपको क्लासिफिकेशन पूरा बना करके दिखाता हूं। ये तो अपन लोग देख चुके थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर मतलब बेसिकली रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। ठीक है, तो मिरर को हमने जब क्लासिफाई करना स्टार्ट करा, ठीक है, ये भाई जो मैं बनाऊंगा ना अभी, मैं चाहता हूं कि आप इसको तरीके से नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर। ठीक है, मिरर्स का क्लासिफिकेशन सर दो तरह से होता है। ठीक है, एक होता है क्या सर? एक होता है अपने पास में प्लेन मिरर।
एक होता है अपने पास में क्या सर, प्लेन मिरर, जिसमें कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, और दूसरा अपने पास में क्या होता है सर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर हो गया और दूसरा अपने पास में क्या होता है सर, स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, तो वन इज द प्लेन मिरर एंड द सेकंड वन इज द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यह सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने पास ये रहेगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्लेन मिरर का, और सेकंड क्लासिफिकेशन अपने पास क्या रहेगा सर, स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, अब जरा अपन इसमें ना नोट डाउन करते हुए चलते हैं। तो मिरर्स को क्लासिफाई करा गया है दो तरह से, प्लेन मिरर्स में और स्फेरिकल मिरर्स में। प्लेन मिरर में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, स्फेरिकल मिरर्स में दो फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं सर, पहला होता है अपने पास में क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो होता है ना, कॉनकेव मिरर इज बेसिकली अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होता है ना सर, दिस कॉनकेव मिरर इज बेसिकली अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना, दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, और दूसरा जो मिरर होगा अपने पास में सर, वो होगा अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दूसरा जो अपने पास में मिरर होगा सर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होगा सर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर बैठ रहा है? यस सर बैठ रहा है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, डालते हैं इसको डब्बे के अंदर। तो पहला क्लासिफिकेशन अपने पास कॉनकेव मिरर का हो चुका है, और दूसरा क्लासिफिकेशन अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर का हो चुका है। अब इसमें जरा अपन लाइन डाल दें अच्छे से। तो स्फेरिकल मिरर में पहला वाला कॉनकेव मिरर हो चुका है, और दूसरा वाला क्या हो चुका है सर, कॉन्वेक्स मिरर हो चुका है। ठीक है, अब जरा कॉनकेव मिरर को देखना अपन स्टार्ट करते हैं तरीके से। तो कॉनकेव मिरर की जब बात की जाएगी ना, तो कॉनकेव मिरर दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये रहेगा पीछे इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। कॉनकेव मिरर दिखने में ऐसा होता है, ये रहेगा इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, और उसके बाद फिर ये रहेगी इसकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रहेगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब वैसे जब अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर दिमाग में आपके इमेज एकदम सेट होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, और लाइट रेज तो हमेशा आती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ना, वो चिकना होगा, बिकॉज वहां पे लाइट आके स्ट्राइक करेगी, और ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चमका, यस सर बिल्कुल चमका, बकायदा चमका। ठीक है, तो ये रहेगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो हाँ कि ना, पूरा फंडा क्लियर सर, पूरा फंडा क्लियर। ठीक है, चलिए अब सर ये कन्वर्जिंग कॉनकेव को अपन ने कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल के रखा है, बिकॉज क्या होता है ना बेटा, जब लाइट रेज आती हैं मान लो इन्फिनिटी से, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका भाई शेप ही ऐसा है। मैं तो तुमसे वही तो कह रहा हूं कि इन डायग्राम्स को लेकर के ना, मेमोरी हैज टू बी फोटोग्राफिक। जैसे मैं तुम्हारे सामने कॉनकेव मिरर का नाम लूं, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये वाला इमेज अपने आप ही प्रस्तुत हो जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जब ये ऐसा शेप है इसका, तो जब लाइट रेज आकर के स्ट्राइक करेंगे, इसका शेप ही ऐसा है कि ये लाइट रेज को दबा देगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है, ये लाइट रेज को दबा देगा, तो कन्वर्जिंग हो गया। उसके बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे मान लेते हैं इंफिनिटी से आ रही है लाइट रेज, ठीक है, टकरा करके ऐसे अपन ने इसको डाइवर्ज कर दिया है। ठीक है, तो जब डाइवर्ज कर दिया है, तो भाई ये जब डाइवर्ज ही हो गया, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये दोनों फंडे पूरे क्लियर हो गए। प्लेन मिरर में क्या बनाना है, प्लेन मिरर में तो भैया ये लो, एरो नहीं चाहिए था प्लेन मिरर में। अच्छा हाँ देखो भाई, ये लाइन होता है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अभी जो लाइन पे एरो आ गया, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं रे। ठीक है, आई बात समझ। अब देखिए प्लेन मिरर वाले केस में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या करेंगे भाई साहब अपन, सिंपल, कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है प्लेन मिरर में, इसके बाद कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, इतनी सी बात होती है। तो मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी इस पूरे क्लासिफिकेशन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। बोलो हाँ कि ना, ये वाला पूरा क्लासिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहानी में आपको लेकर के आगे भी तो बढ़ना है। यस सर, क्लियर हो चुकी है पूरी चीज। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, तो इन सारे पॉइंट्स को अपन पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से अपन उसको डील करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाओ सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, बिल्कुल 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 भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, बस पूरा फोकस करना है कॉनकेव मिरर के ऊपर। किसके ऊपर सर, कॉनकेव मिरर के ऊपर। ठीक है, तो अब जरा अपन यहां पे आते हैं, तो कॉनकेव मिरर
किस पे फोकस करना है सर अपने को? कॉनकेव मिरर पे फोकस करना है, कॉनकेव मिरर पे फोकस करना है। ठीक है सर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया ना, इसको बेसिकली कहा गया है कि ये एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है। इसको स्फेरिकल मिरर्स वाली कैटेगरी में क्यों डाल के रखा हुआ है? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। सर कैसे ऐसा होता है? तो मैं आपको पूरा फंडा क्लियर करता हूं और साथ ही साथ में आप लोग को पूरे साइन कन्वेंशन भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, मैं सारा फंडा क्लियर कर दूंगा, साथ ही साथ में इसके जो प्रॉपर साइन कन्वेंशन होते हैं वो क्लियर कर दूंगा। बस आप जरा इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर का जो लास्ट स्लाइड था वो देख लिया होगा। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर का जो लास्ट स्लाइड था उसके अंदर क्या था? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ठीक है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जाकर के देख लेना। ठीक है, चलिए मैंने पूरा वहां पे बकायदा पढ़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये अपने पास एक इमेजिनरी, ये अपने पास एक स्फीयर है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि स्फीयर का एक ऐसा वाला जो राइट वाला हिस्सा होता है ना उसको अपन कहते हैं कॉनकेव, और जो इसका लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो मैं पहले आपसे कॉनकेव की बात कर रहा हूं ना, मैं पहले आपसे कॉनकेव की बात कर रहा हूं ना, तो इसको मैं जरा यहां से काटना शुरू करता हूं। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक काम मैं इसमें और भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं भाई? ये तो इमेजिनरी स्फीयर ही है ना, तो मैं इसका ये हिस्सा रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये मैं बार बार दिखाता रहूँ कि भाई देखो 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 इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, पहले ही कहा था। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं अपन, इस वाले हिस्से को ना हल्का सा बोल्ड कर दें क्या एक बार? यस सर, ये जो कॉनकेव मिरर वाला हिस्सा है ना इसको अपन हल्का सा क्या है, बोल्ड कर देते हैं। बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से निकलती है एक प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से क्या निकलती है सर? यहां से निकलती है एक प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है। क्या निकलती है सर? एक प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस ने जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके मिरर को कट करा, प्रिंसिपल एक्सिस ने जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके कट करा मिरर को, इसी को तो कहा जाता है पोल। क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को सर? इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दिया जाता है पोल का। ठीक है, अब जरा ध्यान देना क्या होता है, ये जो पूरा ये जो हिस्सा है ना जो अपन यहाँ पे बना करके रखा हुआ है, इसको अपन देखो, ये हल्का सा पीछे क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये क्या है सर इसका? ये है सर इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होता है कि ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसलिए अपन कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर है, बिकॉज ये कॉनकेव मिरर एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन है तो स्फीयर ही। सर स्फीयर है तो फिर सेंटर होना लाजमी सी बात है, इसके पास एक सेंटर भी होगा। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, लेट मी कॉल दिस एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से पहले हम लोगों ने बेसिक अजम्पशंस पढ़ के रखे थे, और assumptions में बकायदा लिखा हुआ था, साइन कन्वेंशंस के कार्टेशियन वाले में भी लिख के रखा हुआ था कि हम हर डिस्टेंस को ना कहां से मेजर करेंगे? ऑलवेज फ्रॉम द पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। फिर से बता दूं, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल इटसेल्फ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास इवेंचुअली क्या होने वाला है ना कि जब आप पोल से आओगे पीछे की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जब आप आओगे ना, ठीक है, जब आप पोल से आओगे ना पीछे की तरफ, टिल द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ग्रीन से करता हूं मैं यार। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जब आप आओगे ना तो इसको कहा जाता है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अपन क्या कहते हैं सर? इसको अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है इस बार। ठीक है, यहां पे P से लेकर के C तक की जो दूरी है ना इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, R का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना सर वो नेगेटिव है। यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना सर वो कैसा है? नेगेटिव है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, ठीक है, मान लीजिए अगर लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, यहां से आने दे आने दे आने दे, और यहां से भी आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मिरर है ना, इस मिरर का नेचर कैसा है सर? ये मिरर पता ही कि कन्वर्जिंग मिरर है भाई, ये मिरर लाइट रेज को ना कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो जब ये मिरर लाइट रेज को ना कन्वर्ज करता है ना, तो ये मिरर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा? वो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ला करके लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के लाइट रेज कन्वर्ज हो गई है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के लाइट रेज कन्वर्ज हो गई हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है फोकस। क्या कहते हैं सर?
जिसको फोकस कहते हैं, ठीक है, पक्का। तो फोकस इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट, ठीक है, लेकिन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी इट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेकर के फोकस की दूरी दिस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, ठीक है, पोल से लेकर के फोकस की दूरी दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको यहां तक? सर यहां तक का तो फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो बस लिख देते हैं भाई कि P से लेकर के F, ठीक है, P से लेकर के F, इसको अपन छोटे वाले F से करेंगे रिप्रेजेंट, एंड दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कैसा हो जाएगा सर? यहाँ पर फोकल लेंथ अपने पास कैसा हो जाएगा सर? नेगेटिव फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, और यही साइन कन्वेंशन आपको बाकायदा बार बार काम करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। एक बात का आप और खास ख्याल रखें कि फोकल लेंथ जो है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। क्या होता है सर? फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो पहली बात तो ये अपन नोट कर चुके हैं, दूसरा अपन ये नोट कर चुके हैं, तीसरा आपको ये नोट करवा रहा हूं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं यहां तक। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे एक बात का जरा गौर करें, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करके रखा हुआ है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो अपने पास में कैसा हो जाएगा सर? नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है जिसको अपन u से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, क्लास 10th में पढ़ा होगा मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो वहां पर जो u आता है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वहां पर जो v आता है दैट इज द इमेज डिस्टेंस। जब u बोलते हैं आखिरी में साउंडिंग o की आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v बोलते हैं आखिरी में साउंडिंग i की आती है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। याद करने के तरीके यार, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा हमेशा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव ऑलवेज, बिकॉज इसका एक ही रीजन है कि सर ऑब्जेक्ट आपने कहां प्लेस करा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपने ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करा है सर? तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से दिमाग में बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, क्या होती है? u हो गया, f हो गया, बस एक v बच रहा है। v का मतलब क्या होगा सर? इमेज का डिस्टेंस। v का मतलब क्या होगा सर? इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो यार इमेज डिस्टेंस में दो कार्यक्रम होते हैं। v का मतलब क्या होगा सर? इमेज डिस्टेंस। तो सर इमेज के डिस्टेंस में दो प्यारे से कार्यक्रम होते हैं। सर क्या कार्यक्रम होते हैं? देखो, अगर इमेज लेफ्ट में बन जाएगी तो कुछ और, राइट में बन जाएगी तो कुछ और, ठीक है। अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगी ना तो अपने पास में v कैसा हो जाएगा सर? v निगेटिव हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रियल लाइट रेज हैं तो रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और रियल इमेज का मतलब होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, उल्टी का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ठीक है। अगर इमेज बन रही है राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में बनेगी तो v अपने पास कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड में बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, और अगर इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी खड़ी इमेज बनेगी, तो हाइट ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा सर? पॉजिटिव हो जाएगा। और HO के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। HO का मतलब होता है सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारे साइन कन्वेंशंस एक ही साथ तुम्हारे लिए मैं बाकायदा पूरे क्लियर करते हुए चलता हूं, ठीक है। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इरेक्ट, इसलिए HO कैसा हो जाएगा सर? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। कॉनकेव मिरर से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपके सामने क्लियर करके रख दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली पूरी बात जो है वो बेहतरीन तरह से समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। दिस इज जस्ट फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ऐसी बात अपन करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत देते हैं कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉपर साइन कन्वेंशन और हर चीज को, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली कैसा होता था? कॉन्वेक्स मिरर अपने पास होता है डाइवर्जिंग नेचर का, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है सर? डाइवर्जिंग होता है, लेकिन है तो फिर भी स्फेरिकल वाली कैटेगरी का ही, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर वाली कैटेगरी में कैसा है देखो, तो हाँ सही है ना पूरा? हाँ सर इतने में चलेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे अपन सर यहाँ पे थोड़ा कुछ इस तरह, यस ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर, मतलब एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। बस क्या था कि राइट वाला हिस्सा वाज कॉनकेव एंड जो लेफ्ट वाला हिस्सा है दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, इसका लगाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर। ये बन गया अपने पास में क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइट रेज जब आएंगी ना तो लाइट रेज आती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से आएंगी लाइट रेज तो ये वाला हिस्सा एकदम पॉलिश होना चाहिए, और जो पीछे वाला इसका ये वाला जो हिस्सा है ना ये अनपॉलिश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रफ सरफेस, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ने जहां पे कट करा मिरर को, इस पॉइंट का स्पेशली नाम क्या दिया जाता है सर? इसका नाम देते हैं पोल।
कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा क्लियर है। इमेजिनरी स्फीयर था तो कोई सेंटर भी तो रहा ही होगा, तो इस सेंटर का जो नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या होता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट आता है, ठीक है, और इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, तो लाइट रेज आ रही है मान ले फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं मान ले फ्रॉम वेयर 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 फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब लाइट रेज ऐसे निकल गई, ठीक है, और यहाँ पे जो लाइट रेज हैं सर वो ऐसे निकल गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा गौर करना, देख क्या होता है कि यहाँ पे जो अपने पास, इसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रापोलेशन। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर भी बाकायदा क्या हो जाएगा सर, एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। और ये तो असलियत में लाइट रेज है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि लाइट रेज जब आई थी तो ये आई थी ऐसे करके, इसका नेचर ही ऐसा है कि लाइट रेज को ये डाइवर्ज कर देगा, तो लाइट रेज वहां डाइवर्ज हो गई। लाइट रेज आई थी ऐसे करके, इसका नेचर ऐसा है कि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, तो लाइट रेज ने ऐसे डाइवर्ज हो गई है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा तो शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि पोल से ही आप हर डिस्टेंस को मेजर करते हो, तो पोल से आप जाओगे फोकस तक, ठीक है, और इसको फिर आप नाम दे दोगे व्हाट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो पोल से फोकस तक गए तो नाम दे दिया फोकल लेंथ। उसके बाद फिर आप पोल से ही तो जाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है, गए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और इसको फिर अपन क्या नाम दे देंगे सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और याद रखना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे फोकल लेंथ जो होता है ना सर, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, इसको भूला मत करो, ठीक है। फोकल लेंथ जो होता है ना सर, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा अपन गौर करते हैं, पी से लेकर के एफ तक की जो दूरी हो चुकी है, दिस इज बेसिकली, अच्छा एक और मैं तुमको चीज बताऊं, यहाँ पे जो फोकस था ना, ये फोकस दरअसल रियल फोकस था, ठीक है। फोकस रियल क्यों था? बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रियल लाइट रेस कट करी ना, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कहीं लिख लीजिएगा कि रियल फोकस है, ठीक है, बिकॉज रियल लाइट रेस कट करी है तो रियल फोकस हो जाता है, वर्चुअल लाइट रेस कट करेंगी तो होगा वर्चुअल फोकस, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे पी से जब आप एफ तक जा रहे हो ना, तो दैट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं, पूरा साइन कन्वेंशन यहीं पे क्लियर कर देते हैं। पी से एफ तक गए ना, दिस इज द फोकल लेंथ। P से आप F तक जा रहे हो ना, तो दिस इज द फोकल लेंथ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप दरअसल राइट हैंड साइड में जा रहे हो कि लेफ्ट में? राइट में जा रहे हो सर, ठीक है। तो राइट में जाओगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। और आप जरा नोट कर लीजिए कि ये रियल लाइट रेज नहीं है, वर्चुअल लाइट रेज है, ठीक है। राइट हैंड साइड में तो वैसे भी रियल लाइट रेज मिरर्स में तो हो ही नहीं सकती, मिरर रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है ना, तो मिरर में कभी भी राइट हैंड साइड में रियल लाइट रेज आज तक नहीं होती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल लाइट रेज होती हैं। देयरफॉर जो राइट में बना वो वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से P से लेकर के C जो है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको अपन कहते हैं सर व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाएगा सर, पॉजिटिव। तो दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फॉर श्योर पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है सर? यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपन कहां प्लेस करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो u अपने पास कैसा हो जाएगा, u इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। u इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमेशा कैसा होता है सर, हमेशा नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है सर? ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इमेज की, ठीक है। तो v का मतलब क्या होता है सर, इमेज का डिस्टेंस। v का मतलब क्या होगा सर, v का मतलब होता है सर इमेज का डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस में आप जानते हैं दो ही तरह के सिनेरियोस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन जाए या तो राइट में बन जाए। अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनती है तो रियल इमेज है, और रियल इमेज होती है तो इन्वर्टेड होती है। लेफ्ट में बन गई है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा और हाइट ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर इमेज बन जाती है राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में एक भी रियल लाइट रेस तो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। राइट हैंड साइड में मिरर में कभी भी रियल लाइट रेस पॉसिबल नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल लाइट रेस ही होती हैं। तो राइट हैंड साइड में अपने पास जैसी इमेज बनेगी ना, दैट इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज, ठीक है।
है। तो ऑन राइट हैंड साइड अगर इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज है। अब दूसरी बात क्या है, राइट में बन गई ना, तो फिर तुमको पोल से कहां दौड़ लगानी पड़ेगी, राइट में, तो लाइट के साथ साथ जा रहे हो, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बात समझें कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज का मतलब होता है इरेक्ट इमेज, इमेज अगर सीधी खड़ी है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपने पास में कैसा हो जाएगा सर, पॉजिटिव। ठीक है, ये रहेगा अपने पास में पूरा साइन कन्वेंशन जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो गया है? यस सर, बाकायदा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो कॉन्केव भी क्लियर हो चुका है, कॉन्वेक्स भी क्लियर हो चुका है। और अब यहां पे अपन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स का। अब जब आप इसका डेफिनेशन चेक करेंगे ना, नाउ दीज टर्म्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार जरा आप इसको नोट डाउन कर लें, आप इसको पढ़ के देखें, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। अगर लग रहा है कि वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो बनता यह कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि भाई रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, यहां पे सारा बेसिक क्लियर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी आप एक बार इसको पढ़ के देखिए, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज भी चलते रहने चाहिए, जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलें फिर कहानी में आगे बढ़े। यस सर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अब तक लेक्चर में हम लोगों ने पूरे साइन कन्वेंशंस बाकायदा देख लिए। और भाई साइन कन्वेंशंस को अच्छे से कहीं लिख लेना। ठीक है, जिस रूम में तुम पढ़ते हो ना उसमें एक पेपर चिपका लेना जहाँ पे साइन कन्वेंशंस के बारे में तरीके से लिखा हो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना कि अगर इसमें यार प्लस माइनस वाली गलतियाँ, यार अगर ये वाली गलतियाँ हो गई तो फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, तुमको सही लगता रहेगा लेकिन इवेंचुअली वो हो जाएगा पूरा गलत। और ऐसा भी नहीं कि तुमको फिर स्टेप्स के मार्क्स भी मिल पाएंगे। अगर स्टार्टिंग में फोकल लेंथ माइनस होनी चाहिए, तुम सिर्फ प्लस लेके चल दिए तो कहां पहुंचोगे तुम? आई मेरी बात समझ में? इसलिए ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। तो पहला आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? तो क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। पहली बात तो क्या है कि सर इमेजिनरी लाइन है, असलियत में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमने इसको बना करके रखा है ताकि क्या है, जब रे डायग्राम्स पे अपन आएंगे ना तो रे डायग्राम्स को समझना और किसी को समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे अब ये नॉर्मल एक लाइन होती है, तो नॉर्मल अगर नहीं बनाते तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब की बातें अपन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंस्ट्रक्शंस होते हैं ताकि रे डायग्राम जो है ना वो लॉजिकल लगे और सबको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन होती है विच जॉइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को जोड़ने वाली लाइन जो होती है ना, दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे अपन यहाँ पे। चलो यहाँ पे अपन एक बार जरा प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई देते हैं आप लोग को, देख लीजिए। मान लीजिए दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये तुम्हारे पास में कॉनकेव मिरर है, तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है ना ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर का नॉन रिफ्लेक्टिव साइड। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना भाई वो ऐसा रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज आप जरा एक बात पे ध्यान दें, फोकस करें अच्छे से कि भाई ये जो हिस्सा है ना वो एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। ठीक है, अगर एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट रहा होगा तो फिर इसका सेंटर भी रहना चाहिए और फिर इसका बीचों बीच एक पॉइंट आएगा विच इज बेसिकली कॉल्ड एज फोकस भी रहना चाहिए। और उसके बाद फिर इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन पोल कहते हैं। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? सर सुप्रीम तरह से क्लियर है। ठीक है, तो ये अपने पास कॉनकेव मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर का मैंने प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया। सेम काम मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकता हूं, एक ही बात होती है। ठीक है, कोई उसमें अलग सी चीज नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो लेफ्ट से आएगी लाइट रेस, तो फिर वो वाला हिस्सा चिकना होना चाहिए और ये वाला होगा नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सर? उसके बाद फिर अपन बना देंगे इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना दिया अपन ने क्या, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर भी सेम चीजें होने वाली हैं, ये भी किसी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, तो ये इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर रह जाएगा। जहां पर कट करा प्रिंसिपल एक्सिस ने उसको पोल कहते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच जो पॉइंट आता है इसी को तो फोकस कहा जाता है। क्या कहते हैं सर? इसको फोकस कहते हैं। ठीक है, ये वाला मसला और ये वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये वाली जो कहानी होती है वो कॉनकेव मिरर के बारे में होती है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, और ये वाली जो कहानी होती है सर ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है सर वो डाइवर्जिंग नेचर का मिरर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है सर वो अपने पास डाइवर्जिंग नेचर का मिरर होता है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहने वाला है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना वो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर
सेंटर रहने वाला है, एक इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद क्या होता है, फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस जो है ना वो एग्जैक्टली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच आता है, यहां पर भी वहां पर भी, ठीक है सर। ओके, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि लाइट रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह लाइट रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो लाइट रेज है ना ये कन्वर्ज हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लाइट रेज जो आ रही हैं वो दरअसल क्या है सर, कन्वर्ज हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, जब लाइट रेज आएंगी ना तो फिर लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। जब लाइट रेज यहां से आएंगी ना सर तो लाइट रेज यहां से डाइवर्ज हो जाएंगी, तो डाइवर्ज हो जाएंगी तो अपन इसको चलो ऐसे कुछ कर देते हैं, ठीक है। लाइट रेज फिर यहां से क्या हो गई हैं सर, डाइवर्ज हो गई हैं। लाइट रेज फिर यहां से क्या हो गई हैं सर, डाइवर्ज हो गई हैं। लाइट रेज फिर यहां से क्या हो गई हैं सर, डाइवर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो भाई अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये आ गई लाइट रेज और ऐसे निकल गई, ये आ गई लाइट रेज और ऐसे निकल गई, ठीक है। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग इतनी आरामदायक बात होती, तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ मेरे ख्याल से फोकस तक का पूरा फंडा आप लोग के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते। हो गया, पक्का क्लियर है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ठीक है। पोल से लेकर के फोकस तक के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ। यहाँ पे आप अच्छे से गौर कर सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से गौर कर सकते हैं। पोल से लेकर के फोकस तक की जो दूरी है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख चुके थे कि पोल से फोकस की दूरी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पे प्लस हो गया है फोकल लेंथ और वर्चुअल फोकस था, यहाँ पर माइनस हो गया है फोकल लेंथ और रियल फोकस था। मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में आप एक बात समझ जाएं अच्छे से कि जितना भी रियल सिनेरियो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और जितना भी वर्चुअल सिनेरियो होगा वो होगा सर राइट हैंड साइड में। कहां पर होगा सर? राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर ये वाला फंडा बाकायदा क्लियर हो चुका है, ठीक है। निपटा दिया जाए इसको। यस सर, चलिए पोल क्या होता है? पोल इज अ पॉइंट एट विच द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट्स द मिरर। तो पोल दरअसल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस इज इंटरसेक्टिंग दिस पर्टिकुलर मिरर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, आगे समझ में। मैं चाहूंगा कि आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इत्मीनान से, ठीक है। उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। डायग्राम्स अपने दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर रखना है हमें। यस सर, रहेगा रहेगा रहेगा, ठीक है। निपटाया जाए इसको। ओके सर, अब आते हैं अपन डेरिवेशन ऑफ अ मिरर फॉर्मूला के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं सर? डेरिवेशन ऑफ अ मिरर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? तो मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि रिलेशन देता है बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। एफ में तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होता है, एफ दिमाग में सेट है कि दिस इज द फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आपकी जो मेमोरी है ना वो इस मिरर को लेकर के, लेंसेज को लेकर के, इट हैज टू बी फोटोग्राफिक, ठीक है। कैसे? जैसे मैं तुम्हारे सामने कॉनकेव मिरर बोलूं तो फिर तुम्हारे दिमाग में इमेज पहले बन जानी चाहिए कॉनकेव मिरर की, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कॉनकेव लेंस की बात करूं तो क्या होता है, फोकल लेंथ प्लस है कि माइनस है, रियल है कि वर्चुअल है फोकस, इन सब चीजों की बात अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कॉनकेव लेंस तुमसे कहूं, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले इमेज बन जानी चाहिए कि अच्छा सर ऐसा कॉनकेव लेंस होता है, फिर वो डाइवर्ज कर देगा चीजों को, ठीक है। तो अगर आपकी मेमोरी फोटोग्राफिक है ना तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसका फोकस रियल है कि वर्चुअल है, इसका फोकस प्लस है कि माइनस है, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, कभी नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं मेमोरी हैज टू बी फोटोग्राफिक। वो तभी होगा जब तुम ना किसी पेपर पे अच्छे से डायग्राम्स बना करके अपने रूम में चिपका लेना, जहां तुम पढ़ते हो वहां चिपका लेना, ठीक है। आई मेरी बात समझ? तो ये एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ होता है सर, ठीक है। उसके बाद जब भी अपन यू यूज करेंगे, ठीक है, जब भी अपन एक टर्म यूज करेंगे यू, तो यू का मतलब क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यू का मतलब सर क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
उसके बाद यहाँ पर देखो यू जब बोलते हैं ना तो आखिरी में साउंडिंग ओ की आती है, तो वहां से याद रख लो, बढ़िया रहता है। तरीके हैं अपने अपने, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी का मतलब क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मतलब इमेज कहाँ बन रही है, फ्रॉम द पोल, ठीक है। और याद रखना कि ऑल ऑफ दीज आर इवेलुएटेड फ्रॉम द पोल, ठीक है। एफ हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ऑल ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर इवेलुएटेड फ्रॉम द पोल। तो ऑल ऑफ दीज डिस्टेंसेस, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो मेजर किए जाते हैं फ्रॉम द पोल। ऑल ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाली बात तो शानदार जानदार तरह से बाकायदा दिमाग में पूरी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, आते हैं इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए तो कॉनकेव मिरर से करें क्या इसका डेरिवेशन। यस सर, मिरर फॉर्मूला निकालना है अपने को, तो कॉनकेव मिरर से इसका अपन डेरिवेशन जो है ना वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं अपन कॉनकेव मिरर। अब मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसका जो पार्ट से मैं कंसर्न हूँ बस वो रख रहा हूँ, बाकी तो मैं गायब भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी पार्ट तो मैं क्या गायब भी करने की सोच रहा हूँ। यस सर, बढ़िया, निपटा देना इसको अपन। यस सर, इस वाले पार्ट को फिर अपन ने क्या पूरा गायब कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब बनेगा सर इसका प्रिंसिपल एक्सेस। अब क्या बनेगा सर इसका प्रिंसिपल एक्सेस, तो कुछ इस तरह ये बन गया है सर इसका प्रिंसिपल एक्सेस। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या। नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर अपन ने देखो जैसे मान लेते हैं कि हमने ना एक ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करवा दी है, चलो यहाँ पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की हमने प्लेसमेंट करवा दी है, चलो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है किसको सर, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसका फिर अपन नाम क्या रख देंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका नाम अपन रख देंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब क्या होता है ना सर कि जैसे मान लीजिए अगर हमने पोल पे स्ट्राइक करा लाइट रेस को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बाकायदा पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने पोल पे स्ट्राइक करा है लाइट रेस को, तो लाइट रेस का प्रॉपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाएगा एंड लाइट रेज विल गो लाइक दिस। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो अपन जरा एक बार एरो मार दें इसके ऊपर कि लाइट रेज आई थी ऐसे करके और फिर लाइट रेज चली गई ऐसे करके, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। तो अब उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं ना इसके अंदर, इसमें अपन एक ले लेते हैं, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं, कहां पे कहां पे कहां पे, अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रेस को स्ट्राइक करवा दिया, ठीक है, अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रेस को स्ट्राइक करवा दिया तो लाइट रेस जो है ना वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए अगर लाइट रेस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो लाइट रेस ऐसे गई और होता क्या है कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक करते हो ना तो लाइट रेस जो है ना, ये अपने पास बेसिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। मैं आपसे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएंगी, ठीक है। अगर लाइट रेस फोकस पे मार दिया आपने तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अगर आपने लाइट रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मार दिया तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पाथ को अपना रिट्रेस कर लेती हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे दूं एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको चल मैं नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज जा रही है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही हैं, तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पूरा पाथ फिर वो रिट्रेस भी करती हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो पूरा पाथ जो है वो रिट्रेस भी करती हैं। बोलो हाँ कि ना। आई पूरी बात समझ सर, बाकायदा समझ में आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस वाले पॉइंट को अपन पोल के लिए पी कह सकते हैं क्या इसको अपन। यस सर, इस वाले पॉइंट को अपन पोल के लिए पी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन, तो जब यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर सर जब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन एक काम करते हैं ना, दिस वाज द ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए था, ठीक है। तो ए का यहां पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा सर, ठीक है। ए था तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से ए डैश बन जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास में बी डैश, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा शानदार तरह से क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अपन ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पर फोकस करेंगे। तो पहले अपन इसको जरा बता दें कि भाई साहब ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड इसका पीछे की तरफ होगा, इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ होगा सर, इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड जो है सर वो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। चलिए अब जरा फोकस करते हुए चलना बहुत ही शानदार तरह से। यहाँ पे ट्राइंगल्स के अपन सिमिलैरिटी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी
आर सिमिलर। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा सर, ए डैश बी डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, पी बी डैश। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये अपने पास बन जाएगा एज द फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के ऊपर। तो यहाँ पे जरा गौर करना, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। मैं जिन ट्राइंगल्स का आपके सामने नाम ले रहा हूँ ना, आपका पूरा फोकस पहले उन ट्राइंगल्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो बाकायदा सिमिलर हैं। तो अपन यहां पे अब लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। अब जब ये दो ट्राइंगल जो हैं वो अगर सिमिलर हो जाएंगे तो फिर इनके भी साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा इनके साइड्स के रेशियो की जरा फोकस करते हैं। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा सर, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, सी बी डैश हो जाएगा। ये रहेगी तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 2। और जैसे कि आप लोग जानते हैं दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, आराम से इक्वेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे अपन इसको इक्वेट करेंगे तो कहानी कहाँ पहुंच जाएगी, फोकस करो। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे अपन किसको सर, फर्स्ट इक्वेशन एंड इक्वेट करेंगे अपन किसको सर, फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे इक्वेट करेंगे अपने पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पे पी बी अपॉन पी बी डैश, क्या बच जाएगा सर, पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? पूरा फंडा क्लियर है। बस मैं ये चाहता हूं कि हम हर डिस्टेंस जो है ना वो मेजर कर लें विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू पोल। ठीक है, बिकॉज मिरर में आपको वैसे भी हर डिस्टेंस कहां से मेजर करना है सर, पोल से ही मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब एक काम करा जाएगा, येलो से करते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल, मेजर, और भाई डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देते हुए चलना। ठीक है, तो मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल, मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल। तो अब भाई देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो पहली बात तो ये समझो, P से लेकर के B किसके बराबर हो जाएगा, पहले ये समझो P से लेकर के B किसके बराबर हो जाएगा। तो सर P से लेकर के B तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज माइनस यू के बराबर। ठीक है, विच इज माइनस यू के बराबर। उसके बाद P से लेकर के B डैश किसके बराबर हो जाएगा, तो B डैश पर तुम्हारी जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है तो माइनस का V हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। उसके बाद CB निकालना पड़ेगा, CB। तो यार CB को अपन ऐसे कर दें क्या, सुनना मेरी बात को, C से B को अपन ऐसे कर दें क्या, PB माइनस PC। बोलो हाँ कि ना? CB निकालना था ना तो उसको मैंने PB माइनस PC कर लिया, CB निकालना था ना तो PB माइनस कर लेंगे PC, तो अपने पास CB ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब जरा फोकस करते हुए चलेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार ये PB क्या था सर, PB तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, लेफ्ट में था तो माइनस ही हो गया। और PC क्या होता है भाई, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो PB अपने पास माइनस यू के बराबर हो चुका है। उसके बाद माइनस, ये फॉर्मूले का मैंने डाल दिया माइनस। उसके बाद PC अपने पास कितना हो गया सर, PC खुद माइनस आर हो गया। ठीक है, तो PC खुद माइनस आर हो गया तो फिर ये प्लस का आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया अपने पास जो जो चीजें निकालनी थी, PB निकाल दिया, PB डैश निकाल दिया, CB निकाल दिया, बस अब एक CB डैश निकालना बचा हुआ है। ठीक है, क्या निकालना बचा हुआ है सर, CB डैश। तो CB डैश कैसे निकालेंगे अपन, C से लेकर के B डैश, PC माइनस PB डैश। क्या कर देंगे सर अपन यहाँ पे, PC माइनस PB डैश। बोलो हाँ कि ना? भाई क्या कर देंगे अपन यहाँ पे, CB डैश निकालना है ना, CB डैश, तो PC माइनस कर देंगे अपन PB डैश को, तो अपने पास आ जाएगा CB डैश। चलो भैया फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज PC, तो सर P से लेकर के C मतलब दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज माइनस R। ठीक है, उसके बाद माइनस कर देंगे व्हाट इज PB डैश, सर PB डैश अपने पास हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस, तो प्लस का माइनस का V हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का V। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो PC माइनस R हो गया, माइनस, और PB डैश कहाँ पर भाई, वहां पर तो इमेज बन रही है तो प्लस का V होगा। तो ये चार चीजें अपने को इसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, PB निकाल लिया,
उसके बाद पी बी डैश निकाल लिया, उसके बाद सी बी निकाल लिया, उसके बाद सी बी डैश निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना बचा हुआ है। चलें तो एक काम करते हैं, इसको अपन कहते हैं, नाम देते हैं एज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब चारों वैल्यूज को हम पुट करने वाले हैं इनटू थर्ड इक्वेशन। चलिए, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इनटू थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या कर देंगे अपन यहां पे, पुट ऑल वैल्यूज इनटू द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे अपन पुट करेंगे सारी वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास में कहानी में क्या चीज डेवलप होने वाली है, जरा गौर करते हुए चलना भाई। ये पी बी कितना आ गया अपने पास, माइनस यू, और पी बी डैश कितना आ गया अपने पास में सर, माइनस वी। तो माइनस यू अपॉन माइनस वी करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यू अपॉन वी बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा सर, यू अपॉन वी बचेगा, इज इक्वल्स टू, सर यहां जरा चेक करते हुए चलते हैं। तो सी बी अपॉन सी बी डैश था, तो सी बी अपने पास कितना आ चुका है सर, सी बी आ चुका है माइनस यू प्लस आर। क्या आ गया सर, माइनस यू प्लस आर आ गया, ठीक है। लिखे अपन इसको जरा सर, माइनस यू प्लस का आर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे तुम्हारे पास में क्या बचेगा सर, सी बी डैश बचने वाला है, और सी बी डैश हम निकाल चुके हैं ना, वो कितना है सर, माइनस आर प्लस वी के बराबर है, ठीक है। चले, माइनस आर प्लस वी के बराबर है, ओके। अब बस कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस के यू आर तक आ जाएंगे, उसके बाद प्लस के यू वी तक आ जाएंगे, उसके बाद माइनस के यू वी तक आ जाएंगे, और प्लस के वी आर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, इस वाले यू वी को बिल्कुल मत छेड़ना, इस वाले यू वी को यहीं पे पटक लो, उसके बाद यहाँ पे वी आर को रहने देना, और उसके बाद माइनस का यू आर यहाँ पे आएगा, तो प्लस का हो जाएगा क्या सर, यू आर, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब एक काम करो ना, ये तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस क्या हो जाएगा सर, यू आर, ठीक है। अब भाई यहाँ पे कुल मिला के अगर देखा जाए ना, तो तीन तरह के टर्म्स आ रहे हैं, यू आ रहा है, वी आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे डिवाइड कर दो यू वी आर से, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे इस पूरे मसले को डिवाइड कर दीजिए बाय यू वी आर। तो डिवाइड बाय यू वी आर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जैसे अपन डिवाइड करेंगे यू वी आर से ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बचेगा अपने पास में, ट्वाइस ऑफ यू वी, और नीचे कितना आ जाएगा, यू वी आर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, वी आर, और इसको डिवाइड कर देंगे तो यू वी आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर, इसको डिवाइड कर देंगे तो यू वी आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, यस सर, यहाँ तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। चलो भाई साहब, तो यू वी से यू वी निपट गया, वी आर से वी आर निपट गया, और यू आर से यू आर निपट गया। तो उसके बाद इवेंचुअली अपने पास जो बचेगा ना, वो बचेगा 2/r। क्या बचेगा सर अपने पास में, ये 2/r। तो लिख देते हैं अपन इसको 2/r, यहां बचेगा 1/u, और यहाँ क्या बचेगा सर, 1/v, ठीक है। 1/u 1/v। अब जरा ध्यान देना, नाउ हम लोग सिंस जानते हैं कि फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो देयरफॉर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल मार दूं, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2/r। मतलब जहां पे अपने को 2/r दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट जस्ट 1 अपॉन फोकल लेंथ। 2/r इज नथिंग बस जस्ट 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट मिरर फॉर्मूला, ठीक है। आ गया समझ, यहां से इसका डेरिवेशन अपन ने कर लिया है, बिल्कुल डन डनाडन डन। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग को इसका, जब आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेना यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना आप यहां से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन है सर, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहां पे आ जाएंगे, कंक्लूसिव स्टेप है ये मिरर फॉर्मूला की, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, प्रॉपर डेरिवेशन करवा करके दिखा दिया आप लोग को, ठीक है। यस सर,
चलिए, तो दिस वाज द मिरर फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने डिराइव करके रख लिया है। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है। अब जरा आप गौर करते हुए चलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर, तो भाई हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया जाता है। तो आपको ना भाई भले ही तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर हो या तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो, डजेंट मैटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, डजेंट मैटर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस्ड रहेगा ना। तो कॉनकेव अभी तो अपने को मालूम नहीं है कि कौन सा मिरर है, क्योंकि फोकल मिरर का नाम कहीं देके रखा नहीं है, उसमें फोकल लेंथ पूछा है, फिर ये पूछा है कि तुम बताओ कि मिरर कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, सब अपने को निकालना बचा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो भाई तुम कोई सा भी मिरर लेके चल दो, कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, आपको ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी पीछे की तरफ। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए दौड़ कहां लगानी पड़ेगी? पीछे की तरफ, जिसका सीधा साधा मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। कैसा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? नेगेटिव है सर। ठीक है, तो अब इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो u इज इक्वल्स टू 18, वो भी क्या माइनस का 18 सेंटीमीटर अपन को लेकर के चलना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ठीक है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, इमेज अगर बन रही है 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, प्लस का 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। भाई राइट में जा रही है इसलिए अपन इसको प्लस कर दिया। और मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं क्या? देखिए, अगर इमेज बन रही है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में तो रियल लाइट रेज नहीं होती हैं। मिरर में राइट हैंड साइड में रियल लाइट रेज नहीं हो सकती, बिकॉज मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, वो लाइट रेज को अंदर नहीं जाने देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, जहां से आई हो वहीं को निकल लो। ठीक है, तो मिरर में राइट में कभी भी रियल लाइट रेज नहीं होती है। तो राइट में अगर इमेज बनी तो दैट इज फॉर श्योर अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का 4। ठीक है सर, अब क्या पूछ के रखा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपसे पूछ के रखा है, अप्लाई कर दो मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या हो जाएगा सर? 1/u। ठीक है, तो 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ इमेज का डिस्टेंस मतलब 1/4, और प्लस क्या हो जाएगा अपने पास? 1/ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विच इज माइनस का 18। 1/f इज इक्वल टू 1/4 माइनस का 1/18 हो जाएगा। तो 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4 करेंगे तो 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अपने पास जो f बचेगा ना, वो अपने पास में कितना बचेगा? 18 इंटू 4/14, 18 इंटू 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर? 14 आ जाएगा। एक काम करो, उसको निपटाते हैं अपन 2 से। ठीक है, तो जब 2 से निपटाएंगे ना, तो अपने पास कितना बचेगा? 18 इंटू 2 इंटू, अच्छा नीचे क्या हो जाएगा? 7, तो 36/7। ठीक है, 36/7 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ। अब जरा आप गौर करेंगे तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना चाहिए यहाँ पे कि सर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये जो मिरर हमारे पास सवाल में गिवन है ना, दिस इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? प्लस होता है। तो इसका फोकल लेंथ प्लस है, तो कॉन्वेक्स मिरर आ चुका है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। तो इज द मिरर कॉन्वेक्स और कॉन्केव? तो सर मिरर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो भाई अगर इमेज राइट में बन रही है ना, तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा सर? इमेज इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, इमेज इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। राइट हैंड साइड में तो वैसे भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ के रखा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ f। ठीक है, तो अपने पास में कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 36/7, तो अपने पास इवेंचुअली कितना हो जाएगा? 72/7, तो 10 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, आप लोगों को सवाल समझ में आ गया, पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन समझ में आ गया, तो ये रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। निपटा दिया जाए इसको भी? यस सर, बिल्कुल।
ओके, क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है सर, क्वेश्चन भी डन हो चुका है। अब आपको लेके चलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ना, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बातों को बताऊं मैं, जैसे मान लेते हैं कि एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान ले एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है ना वो आ रही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर उसकी इमेज बनी और उस इमेज की जो हाइट आ गई ना वो आ गई 50 सेंटीमीटर, तो फिर तुम क्या बोलोगे कि सर यहां पर जो इमेज है ना वो 5 गुना बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, यहां पर जो इमेज है वो 5 गुना बड़ी इमेज बन रही है। तो भाई 5 गुना बड़ी इमेज जो बन रही है मतलब मैग्नीफाइड हो गई इमेज। ठीक है, एनलार्ज्ड हो गई इमेज। तो वो आंसर तुम्हारे दिमाग में 5 5 5 कहां से आ रहा है? तुम क्या सोच रहे हो, ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर का, इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर की, तो ये 5 गुना हो गया है। तो वो जो 5 तुमने निकाला है ना वो कैसे निकाला है? हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? HI अपॉन HO। तो यहां पे वही चीज लिख करके रखी हुई थी कि लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर सिंपली मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। HI अपॉन HO के बराबर कहानी पहुंच जाती है। बोलो हाँ कि ना? आगे पूरी बात समझ? चलें फिर कहानी में आगे बढ़ जाएं। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो ये तो एक ही फॉर्मूला है इसका, HI अपॉन HO। ठीक है, मैं तुमको मैग्निफिकेशन के इन टोटल 4 फॉर्मूले करवा दूंगा और चारों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और जो आखिरी के 2 फॉर्मूले होंगे ना वो दरअसल ऐसे फॉर्मूले होते हैं कि बाकी लोग जिन्हें वो वाला फॉर्मूला नहीं पता होगा उनको सवाल सॉल्व करने में 3-4 मिनट लग जाएंगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर पहले आ तो जाएं। ठीक है भाई, पहले ना अब जरा यहां पे फोकस करना। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो एक आता है HI अपॉन HO। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आता है सर मैं मिरर्स की बात कर रहा हूं तो -V अपॉन U। तीसरा फॉर्मूला आता है सर F अपॉन F माइनस U। और उसके बाद चौथा वाला फॉर्मूला आता है सर F माइनस V अपॉन F। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होता है सर? ये अपने पास में होता है चेन फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन मिरर्स। क्या होता है? चेन फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन मिरर्स। ठीक है, कैसे निकाला है? लो उसका डेरिवेशन अभी हाल फिलहाल। ये तो बताइए मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो v से हर तरफ। ठीक है, तो v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो v बाई एफ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कर दोगे तो v बाई यू आ जाएगा। इसको यहाँ पे फेंक देना, तो माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? v बाई एफ। तो माइनस का v बाई यू इज मैग्निफिकेशन, f माइनस v बाई एफ हो जाएगा। तो दिस f माइनस v बाई एफ इज बेसिकली मैग्निफिकेशन। लो भैया, आखिरी वाला फॉर्मूला डन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है। जैसे हमने पहले v से मल्टीप्लाई किया था ना, इस बार अपन u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई वी प्लस का 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देंगे तो माइनस का u बाई वी इज इक्वल टू 1 माइनस u बाई एफ हो जाएगा। तो माइनस का u बाई वी इज इक्वल टू f माइनस u अपॉन एफ हो जाएगा। अब एक काम कर, इसको पलट दे तो माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू f अपॉन एफ माइनस यू हो जाएगा। माइनस का v बाई यू क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा अपने पास में? f अपॉन एफ माइनस यू। आ रही बात समझ? यस सर, ये चारों फॉर्मूले जो हैं वो दिमाग में अपने डन हो चुके हैं। f अपॉन एफ माइनस यू, ये रहा फॉर्मूला तीसरा वाला। ठीक है, मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसके साइन कन्वेंशन और मैग्नीट्यूड दोनों पे अलग से लेकर के आता हूं। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट साइन कन्वेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, डाल दो हेडिंग, शानदार सी हेडिंग, साइन कन्वेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन। अब जरा गौर करते हुए चलना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? HI अपॉन HO। ठीक है, अब इसमें HO का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, बिकॉज अजम्पशन होता है ऑप्टिक्स का बेसिक अजम्पशन कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा करके रखना है। ठीक है, HO हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे M का जो पूरा मसला है वो डिपेंड करेगा HI के ऊपर। किसके ऊपर सर? HI के ऊपर। ठीक है, तो देयरफॉर M पॉजिटिव तभी होगा व्हेन HI इज पॉजिटिव। ठीक है, और HI पॉजिटिव तभी होगा, HI पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज है, तो इरेक्ट इमेज का मतलब होता है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ठीक है, सिर्फ इरेक्ट इमेज थोड़ी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? ऐसे क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्या होता है?
अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव तभी आएगा जब हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव हो जाए, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब क्या होता है कि इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, तो आप इसको कहते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं आप इसको? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये वाली बात समझ में आ गई है? इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज होगी, मिरर्स में भी लेंसेज में भी, ठीक है। मैं चाहूंगा एक बार आप ये साइन कन्वेंशन का जो फंडा है ना वो दिमाग में डाल लें, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा फंडा क्लियर करता हूं इसके मैग्नीट्यूड को लेकर के भी, ठीक है। यस सर, ये वाली चीज पूरी क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई एम नॉट कंसर्न्ड नाउ अबाउट द साइन कन्वेंशन, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसर्न किससे हूं? मैग्नीट्यूड से हूं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन की जरा बात कर ली जाए, ठीक है। चलिए भाई फोकस करना शुरू करते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है? HI/HO, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियोस डेवलप होने वाले हैं 3 तरह के, ठीक है। m का फॉर्मूला हो गया है HI/HO, अब यहाँ पे सिनेरियो डेवलप होने वाला है कुल मिलाकर के 3 तरह के। सर कौन कौन से सिनेरियोस हैं ये? ठीक है, ये एक सेकेंड, यहां से जो 3 सिनेरियोस निकलने वाले हैं ना जरा उन पर फोकस करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला ये हो सकता है कि मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस 1 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसको बोलते हैं अपन एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या हो सकता है कि भाई मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसका मतलब क्या होता है? डिमिनिश्ड, ठीक है। तो वहां पे एनलार्ज्ड इमेज थी, यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज है। एक ये हो सकता है कि मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस जो है ना वो कुछ नहीं बस 1 के बराबर ही है, ठीक है। अगर 1 के बराबर है इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 के बराबर है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है। सेम साइज एनलार्ज्ड डिमिनिश्ड, ठीक है। सेम साइज एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया सर? बकायदा पूरा क्लियर हो गया। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलना है, मैग्निफिकेशन की कहानी में आपको आगे लेकर के चलना है। हो गया है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन है सर, ठीक है। चलिए अब ना एक बात समझते हुए चलना भाई अच्छे से। देखो अगर आपने इसको हैशटैग नोट में कहीं लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो क्या है कि ऐसा ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, खत्म हो गया अपना मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन कैसे नोट करेंगे? तो हैशटैग नोट बनाते हैं इसी के लिए। ये क्या होता है कि हर बार जरूरी नहीं कि वो चीज टॉपिक के अंदर आ रही हो, लेकिन वही चीज टॉपिक में कभी बहुत बाद में जाके जुड़ने वाली है, ये तो अपना फिजिक्स है। तो अब ऐसे टॉपिक, अब अगर तुम ऐसे लोगे कि सर ये किस टॉपिक के अंदर लिखे हैं, तो भाई ये टॉपिक नहीं है, ज्ञान बह रहा है, ज्ञान बह रहा है, लेते हुए चलो, हैशटैग नोट में इसको लिखते हुए चलना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर u चेंज होगा, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इफ u चेंजेस देन v चेंजेस, ठीक है। कितनी रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज है यार ये, तुम्हें समझ में आ रही है वाली बात? क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे कि इफ u चेंजेस, अगर तुम बदल गए तो v चेंजेस, हम लोग भी बदल जाएंगे, ठीक है। इफ u चेंजेस देन v चेंजेस, ठीक है। जबकि यहाँ पे u का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर u चेंज होगा तो v चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। अगर कहीं पे एक आईना लगा हुआ है, तुम उसके सामने खड़े हो, ठीक है, तो तुम क्या हो? तुम ऑब्जेक्ट हो, है ना। अब क्या होता है, अगर तुम इसके आईने के पास चल के जा रहे हो तो तुम्हारी इमेज जो है ना वो भी तो पास आ रही होगी, नहीं तो क्या ही सीन बन जाएगा कि तुम पास जा रहे हो लेकिन तुम्हारी इमेज जो है वहीं के वहीं खड़ी है। भाई तुम्हें मूवीज याद नहीं आ जाएंगी बहुत सारी? तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यू चेंज हो रहा है ना तो वी तो चेंज होना लाजमी सी बात है, ठीक है। लेकिन 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 बट फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, जिंदगी में फोकस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। बट फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन मिरर, फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन मिरर। अब तुम बोलो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज पास आ रहा है, तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? बेटा फोकल लेंथ यू और वी पे वैसे डिपेंड नहीं करता है, फोकल लेंथ एक बार सेट हो गया है r/2, ठीक है। अब r तो आ रहा है उस मिरर की ज्योमेट्री से ना, तो अगर तुम मिरर को ऐसे पकड़ के जबरदस्ती मोड़ोगे तब उसका रेडियस चेंज होगा तो उसका फोकल लेंथ चेंज होगा, नहीं तो फिर वैसे तो फॉर अ गिवन मिरर r चेंज होता नहीं है, फोकल लेंथ चेंज होता नहीं है। बोलो हाँ कि ना? तो भाई इसका मतलब क्या है कि u वेरिएबल है और v वेरिएबल है लेकिन f कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को नोट करना बहुत जरूरी है, आगे ये काम आता है, ठीक है। u v r वेरिएबल, तुम अगर बदल गए तो हम भी बदल जाएंगे,
u and v are वेरिएबल, लेकिन फोकल लेंथ इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मिरर, फोकल लेंथ इज कांस्टेंट फॉर गिवन मिरर। किसी भी गिवन मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, किसी भी गिवन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो बाकायदा कांस्टेंट है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गई होगी। आई कि नहीं आई? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, निपटा दें इसको भी क्या? यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अपने पास सारे के सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू, एफ माइनस वी अपॉन एफ और एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, यस सर, आगे बढ़े इसके अंदर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए, इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 3, और आप समझें एच आई अपॉन एच ओ इज मैग्निफिकेशन, और ये +3 होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लस का मतलब होता है वर्चुअल इमेजेस के लिए और माइनस का मतलब होता है रियल इमेजेस के लिए। सवाल में गिवन है कि इरेक्ट इमेज है, तो इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होगा सर? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हो गया, सब कुछ सेट हो गया। वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, तो m आएगा प्लस का, तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद विथ अ कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो -36 का आधा, मतलब फोकल लेंथ है -18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? m हो चुका है डन, f हो चुका है डन। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या पूछा हुआ है सर आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो आप समझें, आप जो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, आप जो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू f अपॉन क्या हो जाएगा सर? f माइनस का क्या हो जाएगा सर? u हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? सर मैग्निफिकेशन इज प्लस का 3। व्हाट इज द फोकल लेंथ? सर फोकल लेंथ इज माइनस का 18। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इज माइनस का 18 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का चल नहीं पता, तो 3 इज इक्वल टू 18 और नीचे कितना हो जाएगा? 18 प्लस u हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? चमका, बूझे कुछ? ठीक है सर, तो 18 प्लस u इज इक्वल टू 6। चमका क्या करा मैंने भाई? 3 से इसकी काटा पीटी मचा दो ना, तो 3 6 18, तो 18 प्लस u इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 6। 18 प्लस u इज इक्वल टू 6 आ गया, तो u इज इक्वल टू 6 माइनस 18, 6 माइनस 18 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट माइनस का 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट माइनस का 12 सेंटीमीटर। इतनी आरामदायक बात है, मेरे ख्याल से आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ चुका है अपने पास में सर? माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शुरू होते ही खत्म कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्पीड ऑफ इमेज और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। अब जरा फोकस करेंगे कैसे करेंगे इसको अपन सॉल्व। ठीक है, तो इसका हेडिंग तो आप लिख ही लेना। देखो होता क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का होता है सर 1/u। ठीक है, अब एक काम करो ना, इसको पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। आपको स्पीड वगैरह निकालनी है तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा सर? ये अपने पास में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये अपने पास में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस, प्लस आ जाएगा सर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है भाई, फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज फोकल लेंथ इज कांस्टेंट ना, तो फोकल लेंथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब ये 1 अपॉन वी है तो इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन वी स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा dv अपॉन dt। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आ रही है ये वाली चीज याद तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ एक बार। देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता है t के रिस्पेक्ट में, मान लो 1 अपॉन x को, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको? अपन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1। बोलो हाँ कि ना? उसके बाद -1 जो है वो नीचे आ जाएगा, x की पावर -1 तो -2 हो जाएगा। उसके बाद चेन रूल अप्लाई करना है तो x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के भी रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपने पास इवेंचुअली क्या हो जाएगा? माइनस, और ये जो x की पावर -2 है आप इसको 1 अपॉन x का स्क्वायर लिख लो, तो dx बाई dt हो जाएगा। इस बात को कहीं खोपचे में लिख लेना, ये इसका बेसिक प्री रिक्विजिट होता है। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन की और
इंटीग्रेशन की जो क्लासेस है ना वो क्लास 11th के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। मैंने उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस हिसाब से पढ़ाया था कि फिजिक्स में कितना काम आने वाला है उतना पढ़ा दिया था, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अगर नहीं देखा है 11th वाली प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, जाके देख लेना, कैलकुलस विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, ऐसे ही कुछ नाम होगा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए निपटाते हैं इसको फिर यहां से, और क्या काम थोड़ी इसका भी अपने को। चलें सर, ओके, डन डन डन। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया सर, ये अपने पास हो गया -1/v² dv/dt। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u², और यहाँ पे क्या हो जाएगा du/dt। भाई एक बात जरा सुनते हुए चलना, किसी भी तरह के डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाती है वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर आप इमेज के डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगी फिर इमेज की वेलोसिटी। ठीक है, तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें अपने को मिलने वाली हैं। तो माइनस का 1/v², उसके बाद भाई dv/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज का डिस्टेंस, मतलब अपने पास क्या आ जाएगा सर, ये इमेज की वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो अपने पास में क्या हो जाएगी सर, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो vi/ क्या हो जाएगा सर, v का स्क्वायर, vi/v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -v0 क्या हो जाएगा सर, u का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, तो देयरफॉर अब देख क्या होने वाला है यहाँ पे, देयरफॉर इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा सर ये v/u का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो चमक रहा है कुछ क्या, यस सर बिल्कुल चमक रहा है। तो -v/u का स्क्वायर, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आ गया अपने पास रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या इस चीज को कि vi और v0 क्या होता है, इसको मैं लिख ही देता हूँ एक दफा यार। ठीक है, तो vi का मतलब होने वाला है तुम्हारे पास में वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ठीक है, vi का मतलब तुम्हारे पास में क्या होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और v0 का मतलब तुम्हारे पास में क्या होने वाला है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, v0 का मतलब क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अब आप इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद रखें इस बात को कि फोकल लेंथ जो है ना वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसी वजह से उसका जो डिफरेंशिएशन था उसको अपन ने 0 मान के रखा हुआ है। ठीक है सर, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। चलिए, तो ये अपने पास हो चुका है पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 10⁻⁻10 मीटर फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है भाई, एक बात समझते हुए चलना, रिफ्लेक्शन में देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ एंड देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में अगर देखा जाए तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में ही कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे रिफ्रैक्शन की ना, तो रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी वहां पर भी चेंज नहीं होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी गिवन वेव। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज, in case of reflection there is no change in wavelength or frequency, there is no change in wavelength, there is no change in wavelength or frequency, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ रिमेन्स लैम्डा, रिमेन्स वही था 5000 10⁻⁻10। ठीक है, 5000 10⁻⁻10 मीटर ही रह गया था, इसको आप ऐसे कर देंगे ना 5 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी अपन निकाल दें क्या, तो आप जरा समझें, तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ होता है, तो फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे ना तो c अपॉन क्या हो जाएगा सर, लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू फॉर c, तो सर c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 10⁸, एंड व्हाट इज लैम्डा सर, तो लैम्डा है अपने पास में 5 10⁻, अपने पास में क्या है सर, -7 है। ठीक है, तो 1/5 इज बेसिकली 0.2, तो 0.2 इंटू 3 करेंगे तो 0.6, और 10 की पावर अपने पास में कितना हो जाएगा, 15। सॉल्व आउट कर लिया इसको, तो 6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा सर, 14, एंड दिस इज हर्ट्ज में आएगा इसका आंसर। ठीक है, 6 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद सवाल में क्या पूछ के रखा हुआ है,
For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? ठीक है, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, फिर से मैं बोल दूं एक बार, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, चलिए सर एक बार अपन जरा इसमें देख लें कैसे कार्यक्रम करेंगे अपन यहां से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपने पास प्लेन मिरर है सर। ठीक है, ये अपने पास में है प्लेन मिरर और नीचे रहेगा इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, प्लेन मिरर था और ये रहेगा इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके सर, अब क्या होता है ना कि एक लाइट आकर के स्ट्राइक कर रही है, मान लो ऐसे। ठीक है, इंसिडेंट रे आकर के ऐसे स्ट्राइक कर गया, तो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा, उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ से ना ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ऐसे बन करके निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो इंसिडेंट रे आकर के पहले ऐसे स्ट्राइक करा, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे बन करके ऐसे निकल गया, और फिर अपन यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं क्या सर, एक नॉर्मल प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो ये अपन ने क्या कर दिया सर, नॉर्मल प्लॉट कर दिया। ठीक है, यस सर, बढ़िया, नॉर्मल प्लॉट हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना, मतलब किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो आप जरा समझते हुए चलिएगा कि I + R = 90 डिग्री बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ सिंस आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है सर, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से I = R होता है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है कि दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से गेम खेलेंगे ना, तो एंगल I = क्या हो जाएगा सर, एंगल R के बराबर तक की कहानी तो बाकायदा होने ही वाली है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो I = R हो जाएगा, तो I + R की वैल्यू I के बराबर हो गई है, तो I हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो 2I = 90 डिग्री हो जाएगा, तो I = अपने पास में कहानी में कितना आ जाएगा सर, 45 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया था कि क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो सर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है? यस सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है। ठीक है, चलिए निपटा दिया जाए इसको सर। बिल्कुल, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स में ये था हमारे पास में एंडिंग स्लाइड, और इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार सा टॉपिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात जो मैंने बताई है वो बाकायदा तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा कॉमेंट चेक करते हुए चलते हैं कि भाई क्या फीडबैक आया है, क्या कमेंट आया है, बिकॉज फीडबैक्स पे काम करके ही वीडियोस की जो क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सच में हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।